नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक है हिस्ट्री की। ठीक है ना। इसमें अपना आज है तीसरा पाठ। 2 पाठ पढ़ चुके हैं, पर तीसरा पाठ है। और यह है ईएमआरएस, है ना। ईएमआरएस या फिर टीएसएसबी या फिर केंद्र की या फिर जो भी कोई एग्ज़ाम है उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक सभी किताबों के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए हर एक फैक्ट तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। विषय है 3, यायावर साम्राज्य। और जो जितने जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे अपन, है। तो चलिए शुरू करते हैं। यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य। विषय 3, यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक और अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे। दोबारा से देखते हैं। यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की है और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बनाए सांचे में उन्हें डालते हैं। ठीक है ना। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं, अब जूम कर लेते हैं। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बनाए सांचे में उन्हें ढालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं, सही बात है भाई, उनको हम यायावर बोलते हैं ना, वो यायावर नहीं होते हैं। लेकिन वो अगर देखी जाए तो अपर से सब तरह से आगे होते हैं, जैसे कि स्थापत्य कला में, चित्रकला में, वगैरह वगैरह में, या फिर उन्होंने अपना शासन किस तरह से मैनेज किया था, वगैरह वगैरह। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामिक इलाकों के राज्य निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीप की वद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था। वद्दू। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। ये हैं, दोबारा से देख लेते हैं ना, समझना चाहिए, ये सारा अंश है पाठ का। यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वे सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए सांचे में उन्हें डालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामिक इलाकों के राज्य निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीपीय बौद्ध यायावर परंपरा पर आधारित था। अध्याय 4 में इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। यह है मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पारम महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की। ठीक है ना। मंगोल ने कब? 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व की। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था।
कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन, जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। कौन? मंगोलिया के। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा। विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। किसके? चंगेज खान के नेतृत्व में। ठीक है, चंगेज खान के नेतृत्व में। आगे चलते हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते। स्टेपी परंपराओं के जरिए, ठीक है। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। यायावर साम्राज्य, है ना भाई। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से। स्टेपी निवासियों ने आमतौर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, है ना, और यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वग्रहों यानी पहले से ही बनाई हुई धारणा से ग्रस्त है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राज्य में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध भी थे, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इसके विषय में सहानुभूति परक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतः भ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदायों की आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतः अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदायों को आदिम बर्बर, अभी स्टार का मतलब है इसकी डिटेल दे रखी हुई है शब्द की, के रूप में पेश किया गया है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। किसने किया था? रूसी विद्वानों ने 18वीं और 19वीं। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इनमें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों, पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि
प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंत उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंत उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्ष रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक, भूस्वामी और लार्ड के बीच में एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अत्युत्तम शोध बोरिस याकोवलेविच व्लादिमिस्टरोव इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अत्युत्तम शोध बोरिस याकोवलेविच व्लादिमिस्टरोव जैसे अन्य विद्वानों ने किया। ठीक है ना, सबसे बेस्ट शोध किया था इसने बोरिस याकोवलेविच व्लादिमिस्टरोव। बोरिस याकोवलेविच व्लादिमिस्टरोव। दूसरे अन्य विद्वान वेसिली वेदिमिरोविच बार्टोल्ड। दूसरे अन्य विद्वान, ये तो बोरिस हो गया है ना, और ये वेसली व्लादिमिरोविच बार्टोल्ड। वेसली व्लादिमिरोविच ये व्लादिमिर्स्टोव है ना, ये अलग है। व्लादिमिर्स्टोव अलग है और व्लादिमिरोविच अलग है। ये तो था बोरिस और ये था कौन, वेसली। और बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण उन्हें अभिवेचकों के रोष का पात्र बना दिया। तब बार्टोल्ड के द्वारा वेस्ली बार्टोल्ड ये है। तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विवरण ने उन्हें अभिवेचकों यानी कि सेंसर्स के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रचार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी ख्रुश्चेव युग के दौरान और उसके उपरांत ही उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पारमादिप मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध हैं वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी भाषा में उपलब्ध है। चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी। पर महत्वपूर्ण सामग्री हमें इतावली, लातिनी, फ्रांसीसी, रूसी भाषाओं में भी मिलती है। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ भिन्न आशय के साथ 2 अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए। उदाहरण के लिए चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूतोबियन, मंगोलों के गोपनीय इतिहास, मंगकोल उन न्यूतोबियन, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग है। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत, जो कि इतावली और लातिन भाषा उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में उसमें बहुत कम साहित्य रचा
और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा। अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ उसका मुगल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वाग्डंग वार्डंग मीमांसांक साइकोलॉजिस्ट है, फिलोलॉजिस्ट वागडिंग मीमांसांक की भूमिका अदा करनी पड़ी। फिलोलॉजिस्ट इगोर दे रेक्वेल्टज मंगोलों का गोपनीय इतिहास और गरेहार्ड डोरपर जिन्होंने ऐसी मंगोली और तुर्की शब्दावली पर काम किया जो पारसी में शामिल हो गई। जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यायावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाइयों को उजागर करती है। हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेज खान और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी बहुत कुछ छानबीन करना बाकी है। ये बता रहा है भाई कि भाई ऐसे इतिहास लिखा गया था। बर्बर अंग्रेजी में वारवेरियन शब्द यूनानी भाषा के वारवरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है जिनकी भाषा यूनानियों की बेहतरतीब कोलाहल। सुन मेरी बात। बर्बर का मतलब अंग्रेजी में वारवेरियन शब्द यूनानी भाषा के वारवरोस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य है गैर यूनानी लोगों से है जिसकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब कोलाहल बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है जो सुचारू रूप से बोलने या सोचने में असमर्थ, डरपोक, स्त्रैण, विलासप्रिय, निष्ठुर, आलसी, लालची और स्वशासन चलाने में असमर्थ है। यह रूढ़िगत घिसी पिटी धारणाएं रोमवासियों के पास गई। रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों, गौल्स और हुण जैसे लोगों के लिए किया। जर्मन जनजातियों, गौल और हुण जैसे लोगों के लिए किया। रोमवासियों ने बर्बर शब्द का प्रयोग किन के लिए किया था? गौल और हुण किया। चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, पर उनमें से किसी भी शब्द के सकारात्मक अर्थ नहीं थे। ठीक। भूमिका 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खान मृत्यु 1227। चंगेज खान मृत्यु कब हुई थी? 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खान की राजनीतिक दुर्दशा दोबारा से है। 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशियाई के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खान मृत्यु 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांसओशियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में भी था।
तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज़ खान के सपनों को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। बात तो आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है भाई। वही बात समझ में। ये देख लो भाई, मंगोल साम्राज्य है ये मंगोल साम्राज्य है। मास्को, रूस की राजधानी मास्को, रूसी सामंत देश। बाइजेंटाइन साम्राज्य, काला सागर, कैस्पियन सागर, बगदाद, पारस और पारस की खाड़ी, मर्व, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, निसापुर, बल्ख और हेरात, दिल्ली, काराकोरम, तुर्फान, चीन, तिब्बत, हांगजाओ, गुआंगजाओ, बगदाद है ना, हांगजाओ, गुआंगजाओ, ये था मैं। दिल्ली हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत, बर्मा, पारस की खाड़ी है ना, और लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, मंगोलिया। मंगोलिया अलग देश है, चीन के ऊपर है। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के वृद्धि के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज़ खान, मृत्यु 1227। चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश, सुनो मेरी बात, ये घुमा फिरा के कहते हैं हर बातों को। पर चंगेज़ खान की राजनीतिक दूरदर्शिता, 1227 मृत्यु है। मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों के महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्राक्सोक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन भी था। तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज़ खान के सपनों को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते चंगेज़ खान के बाद कौन हुआ था? मौनके, 1251 से 60 यानी कुल मिला के 9 साल ने फ्रांस के शासक लुई 9वें 1226 से 1270, फ्रांस के शासक लुई 9वें 1226 से 1270, ये शासनकाल था इसका, लुई 9वें का, को यह चेतावनी दी, स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी केवल एक अधिपति चंगेज़ खान, स्वर्ग पुत्र। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की अज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास नहीं करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल ये कह देते हैं कि हमारा देश, दोबारा ले लें,
चंगेज़ खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोहनके 1251 से 60 ने फ्रांस के शासक लुई 9 में 1226 से 76 को यह चेतावनी दी, स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी केवल एक अधिपति चंगेज़ खान स्वर्गपुत्र, जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर्ग की आज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास नहीं करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं और हमारा समुद्र विशाल है। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। ठीक है, अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। ये वही कथन है उस समय का। ये केवल कोरी धमकियाँ ही नहीं थी। चंगेज़ खान के एक दूसरे पोते वाटू ने अपने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस की भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे कि चंगेज़ खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है। चंगेज़ खान की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह क़यामत के दिन की शुरुआत है। बाटू एक दूसरा पोता था 1236 से 1241 और एक और पोता हुआ था, वो कौन सा था? मोंके 1251 से 1260। ठीक है ना, मोंके से पहले तो यही हुआ था ये बाटू 1236 से 1241। बुखारा पर कब्जा। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है। जुवैनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज़ खान उत्सव मैदान में गया, जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया, वे नगर आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। बुखारा पर कब्जा के दिन की शुरुआत है। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिक संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के देवी देवताओं के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज़ खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बचे हुए विविध सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के देवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के देवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज़ खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा। उसकी राज सत्ता
एम्पिरिज्म के विकास में इस बहुविविधता प्लूरलिटी का क्या हुआ? जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध किनके साथ थे, उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। मंगोलों की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, इससे पहले जो रहा है उनको देख लेते हैं। क्रियाकलाप, यदि यह मान लें कि जुवेनी का बुखारा पर कब्जे का वृत्तांत सही है, कल्पना करें कि आप बुखारा और खुरासान के निवासी हैं और ऐसा भाषण सुन रहे हैं, तो उस भाषण का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये यार तगड़ी बात है यार, जो उस समय भारत पर कब्जा नहीं किया गया था, ये भारत का एक हिस्सा था ये उस समय। आई बात समझ में? ये इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, लेकिन ये इधर नहीं आए। इधर इसी वजह से नहीं आए क्योंकि यहाँ शक्तिशाली सम्राट का शासन था, इस वजह से। आई बात समझ में? चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। ये तो पढ़ लिया अपन ने बराबर तो, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब ये पढ़ना है अपन को, मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल विविध जनसमुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खीतान और मंचू लोगों से, जूम कर लेते हैं ना, मंगोल विविध जनसमुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खीतान, मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषा का समान तो होने के कारण परस्पर संबंध थे। किन किन से? तातार। एनसीईआरटी की एक खास बात ये होती है, इसमें काफ़ी फैक्ट छुपे हुए होते हैं, लेकिन वो उसमें ही समाहित होते हैं, वो अपन को अलग करने होते हैं भाई, और उनसे ही क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि ये पूछ लिया कि ये किन लोगों से जुड़े हुए थे? तातार, खीतान और मंचू लोगों से, और पूरब में, है ना, मंगोलों की बात कर रहे हैं अपन। पूरब में तातार, खीतान और मंचू, और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषा के समान तो होने के कारण परस्पर संबंध थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊँटों को भी पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ। स्टेपीज भूमि कहाँ है? मध्य एशिया में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिम भाग में अल्ताई पहाड़ियों की बर्फीली चोटियाँ थीं। अल्ताई पहाड़ों की पश्चिम भाग में, और पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण, जब दक्षिणी भाग में शुष्क गोभी का मरुस्थल। इसके ऊपर और पश्चिम क्षेत्र में ओनन और सेलेंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। ओनन और सेलेंगा, ये क्या है? ये नदियां हैं, ओनन और सेलेंगा। पशुचारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतु में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते
थे कौन रहते थे? आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में। पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीवनोपार्जन करते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्यों को नहीं अपनाया। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। न ही पशुपालकों और न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबुओं और चरों गैर्स तंबुओं और चरों में निवास करते थे। अच्छा, और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। शीतकालीन निवास स्थल से नरजातीय और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों को परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधन में कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबाव होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां और अन्न भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। ठीक, इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय राजनीति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्रियां और अन्न भंडार में रखी हुई सामग्री समाप्त हो जाने की स्थिति में अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों के सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए लूटपाट भी करते थे। प्राय परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली और संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे। वही सिस्टम है राजावाड़ा, है ना, और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्राय बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला मृत्यु 453 ईस्वी द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला मृत्यु 453 द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही। ठीक है ना, स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान, पूर्वी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। ठीक है, मंगोलों ने इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करने के साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं एवं नगरीय आवासों, स्थानबद्ध समाजों यानी कि सेंडेटरी सोसाइटीज का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनमें से बिल्कुल ही भिन्न थे। यद्यपि यायावारी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्था से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। दोबारा से, यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे,
पर ये दोनों समाज एक दूसरे की अर्थव्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। दोबारा देखते हैं। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान और पूर्वी यूरोप देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं एवं नगरीय आवासों, स्थानबद्ध समाजों यानी कि सेंडेटरी सोसाइटीज का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। किनका प्रशासन किया था? सेंडेटरी सोसाइटी यानी स्थानबद्ध समाजों का। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे। कृषि की बात आ रही है अब। पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे। खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्रवाई भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्त रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से स्थायी समाज कमज़ोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर यायावर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासनकालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। कब से? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया जिसे आज चीन की दीवार कहते हैं। यानी कि 8वीं सदी से लेके 3वीं शताब्दी, 8वीं सदी से लेके 8वीं सदी ईसा पूर्व से लेके तीसरी यानी कि 500 साल में के रूप में जाना जाता था। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर यायावर द्वारा लगाए गए हमलों और उनसे पनपे अस्थिरता और भय का यह एक प्रभावशाली चाक्षुष साक्ष्य है। यह है वह चीन की दीवार। ये बनी थी 8वीं सदी ईसा पूर्व से 3वीं सदी ईसा पूर्व तक यानी कि 500 सालों में। ठीक, यायावर जनजातियों से बचाव के लिए। जो कुछ रहा है उसको देख लेते हैं अब। नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार कहीं नहीं जमाया। नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची
दी गई है। इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और न ही ये क्षेत्रफल में समान थे और न ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा जटिल था। यद्यपि उनका यायावरी जन समुदायों के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था। पल्ले नहीं पड़ी वही बात, दोबारा देखते हैं। नीचे मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और न ही ये क्षेत्रफल में समान थे और न ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा जटिल था। यद्यपि इनका यायावरी जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था। स्यूनु 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 200 ईसा पूर्व तुर्क। जुआन जुआन 400 ईस्वी मंगोल। एप थैलेट होने 400 ईस्वी मंगोल। तूचे 550 ईस्वी तुर्क। उइगुर 740 ईस्वी तुर्क। खीतान 940 ईस्वी मंगोल। स्यूंगनु 200 ईसा पूर्व तुर्क। जुआन जुआन 400 ईस्वी है ना मंगोल। और एप थैलेटोन फिर तूचे तुर्क 550 ईस्वी। उइगुर 740 ईस्वी। गीता 940 ईस्वी मंगोल। ओजो नदी के मैदान में बाढ़। ओनो नदी के मैदान में बाढ़। ओनो नदी के मैदान में बाढ़। फिर इसके बाद में बुखारा पर कब्जा है ना, ये पढ़ लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है ना। और आगे नहीं है, आगे चलते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। अब है चंगेज खान का जीवन व्रत। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट हुआ था। किसका? चंगेज खान का 1162। उसका प्रारंभिक नाम तुमेजिन था। आ सकता है, बताइए चंगेज खान का निम्नलिखित में से प्रारंभिक नाम था। ऐसे मिलते हुए कुछ ऑप्शन देगा वो। तेमुजिन चंगेज खान। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कि कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और वोरजिंगिद कुल से संबंधित था। उनके पिता की अल्पायु में हत्या कर दी गई। दोबारा से है ना। चंगेज खान का जीवन व्रत। चंगेज खान का जन्म हुआ 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट हुआ। उसका प्रारंभ नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम येसुजी था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और वोरजिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई और उसकी माता ओलुन इके ने तेमुजिन और उसके संगे तथा सौतेले भाइयों को लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया। तेमुजिन जब जन्म हुआ 1162 में और प्रारंभिक नाम था तेमुजिन, है ना। हिटलर का और नाम था कुछ हैम्पटन नाम था शायद हिटलर का। फिर उसके पिता का नाम था येसुजेई। किस कबीले से संबंधित थे? कियात कबीले से। और परिवारों के समूह था कौन? वोरजिंगिद कुल से संबंधित था। कबीले का मुखिया था, कियात कबीले का मुखिया था। किस कबीले का मुखिया था?
कियात कबीले का। और किस कुल से संबंधित है? वोरजिगिद। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया और उसकी पत्नी वोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुग वो गुरचू उसका प्रथम मित्र था और सदैव के विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। कौन? वो गुरचू। उसका सगा भाई आंडा जम्मू का भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन के केराइट लोगों के शासक वे अपने पिता के वृद्ध संगे भाई तुगेरुल उर्फ ओगू खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जम्मू का उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1190 के दशक में तेमुजिन ओन खां का मित्र रहा। पल्ले को पढ़ रही है, यहाँ से बैठ रही है बात। कौन मित्र था? वो गुरचू उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वास साथी के रूप में उसके साथ रहा। ठीक। उसका सगा भाई आंडा जम्मू का भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। उसका भाई आंडा जम्मू का है। तेमुजिन ने केराइट लोगों के शासन व अपने पिता के वृद्ध संगे भाई तुगेरुल ओगू खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जम्मू का उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओन खां का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जम्मू का जैसे शक्तिशाली प्रतिनिधियों को प्राप्त करने के लिए किया। जम्मू का को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफ़ी आत्मविश्वास आ गया और अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार केराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार केराइट है ना, और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। ये ओंग खान कौन था? ओंग खान ये था अपने पिता के वृद्ध संगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान। लेकिन ये जम्मू खान ने भी धोखा दे दिया। लेकिन धोखा किसने नहीं दिया? वो गुरचू ने नहीं दिया था। जम्मू खान ने भी दे दिया और ये संगा भाई था ना, ये पिता के वृद्ध संगे भाई, इसने भी धोखा दिया था। लड़ाई लड़नी पड़ी थी इनके खिलाफ। उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जम्मू का और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रस्ताव को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली। मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महायानक ग्रेट खान घोषित किया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेट खान किसे कहा, यानी ग्रेट खान की उपाधि किसने धारण की थी? मंगोलों का महायानक, समुद्री खान, सार्वभौम शासक। ठीक है ना? चंगेज खान आ चुका है। ग्रेट खान की उपाधि किसने धारण की थी? अब यह आ सकता है समुद्री खान की उपाधि किसने धारण की थी? चंगेज खान। 1206 में करिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति निम्नलिखित अनुभागों को देखें 1206 में के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य के लिए एक सैन्य अभियानों को सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सियालोंग। वे थे उत्तर पश्चिम प्रांतों के तिब्बती मूल के सियालोंग। चर्चेन लोगों के चिन राजवंश जो पेकिंग से
उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, है ना। एक तो ये है, एक तो ये हो गया, और दूसरा शायद ये जरचैन। जरचैन लोगों के चिन्ह राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। सुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। सुंग राजवंश दक्षिण चीन था। 1209 में सियालोंग परास्त हो गए। 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 में पेकिंग नगर को लूटा गया। चिन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि लौट आया। 1218 में कराखिता की पराजय के बाद, जो चीन के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रण करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वाराज़्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद, जो चीन के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रण करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वाराज़्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वाराज़्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज़ खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219 से 1221 ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगरों ओटार, बुखारा, समरकंद, वल्ख, गुरगंज, मर्व, निसापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उसका विध्वंस कर दिया गया। निसापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई, तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध राजकुमार की हत्या के लिए को उग्र रूप देने के लिए ऐसा सहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी और प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके समन्वय निमित्तज्ञ द्वारा किए गए अशुभ संकेतों के आवास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके समन्वय निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आवास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। वह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की। मंगोलों और तुर्कों के घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आकट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाज के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेजी से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अल्पकालीन कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ में जम हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीनों के आरक्षित शिविरों में पेट बनाने में सक्षम नहीं थे। पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र सिंगिंग और नेप्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेप्ता बमबारी के महत्व को सिंगिंग उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट चल उपस्कर
लाइट पोर्टेबल का निर्माण किया जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। हल्के चल उपस्कर, हल्के चल उपस्कर लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट निर्माण किया जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। अब जो रहा है उसको देख लेते हैं ना। समूह पृष्ठ पर यूरोपीय कलाकारों द्वारा बर्बरों का कल्पित चित्र, किसके द्वारा? यूरोपीय कलाकारों द्वारा है। यूरोपीय कलाकारों द्वारा है, इसको सही नहीं मान सकते। नहीं, ये यूरोप वालों ने बनाया है, इसको सही नहीं मान सकते है ना। पूर्व भावना से ग्रसित हो सकता है ये चित्र। मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। चंगेज खान के अभियानों के विषय में प्राप्त समस्त विवरण इस पर सहमत है कि जिन नगरों ने उनका प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया, उन पर अधिकार जमाने के बाद वहां रहने वाले बहुत से लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। इनकी संख्या बहुत चौंका देने वाली है। 1220 में निशापुर पर आधिपत्य करने में 17,47,000 1220 में निशापुर पर, जबकि 1222 में हीरात पर आधिपत्य करने में 16 लाख और 1258 में बगदाद पर आधिपत्य करते समय 8 लाख लोगों का वध किया गया। छोटे नगरों में सापेक्ष रूप से कम नरसार हुआ। नासा में 70,000, बेहाक जिले में 70,000, कोहिस्तान प्रांत के तून नगर में 12,000 लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। मध्यकालीन इतिवृत्तिकारों ने मृतकों की संख्या का अनुमान कैसे लगाया? इल खानों ने पारसी इतिवृत्तकार जुबेनी ने बताया कि मरब में 13 लाख लोगों का वध किया गया। उसने इस संख्या का अनुमान इस बार लगाया कि 13 दिन तक 1 लाख सब प्रतिदिन गिने जाते थे। और कुछ नहीं है, ये तो पढ़ चुके हैं अपन, है ना। स्यून जुआन जुआन एथलेट होने तुझे उईगुर कितान। आगे चलते हैं। अगर ये पूछ लें माता पिता का नाम तो मारे जाएंगे भाई। ओना नदी और आरंभिक नाम तेमुजिन नाम आ सकता है। तेमुजिन, पिता का नाम येसुजेई और कबीले का मुखिया कियात का। परिवार के समय वोर जिगेद, माताजी ओलुन इके। मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। आगे चलते हैं, सन देख लेते हैं ना। लगभग 1167 तेमुजिन का जन्म, 1160 और 70 के दशक दास्ता और संघर्ष के वर्ष, 1180 और 90 के दशक संधि संबंधों का काल, 1203 और 27 विस्तार और विजय, 1206 तेमुजिन को चेंग खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया। 1227 चंगेज खान की मृत्यु, 1167 तेमुजिन का जन्म, 1160 और 70 के दशक दास्ता और संघर्ष के वर्ष, 1180 और 90 के दशक संधि संबंधों का काल, फिर 1203 और 27 विस्तार और विजय,
1206 तेमुजिन और चंगेज़ खान यानी मंगोलों का सार्वभौमिक शासक घोषित किया। 1227 चंगेज़ खान की मृत्यु। 1227-41 चंगेज़ खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल। 1227-41 चंगेज़ खान के पुत्र का नाम क्या था? ओगोदेई का शासनकाल। 1227 से 60 तीन महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। चंगेज़ खान के पुत्र का नाम था ओगोदेई और 1227 से 60 तीन महान खानों का शासन, मंगोल एकता की स्थापना। फिर 1236 से 42 बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। बाटू चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। 1236 से 42 1246 से 49 ओगोदेई के पुत्र गयुक का काल। 1251 से 60 मोके चंगेज़ खान के पुत्र और तुलू के पुत्र का काल। 1253 से 55 मोके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। 1257 से 67 बाटू के पुत्र वर्के का राज्यकाल, सुनहरा गिरोह, गोल्डन हॉर्डेस। बाटू के पुत्र वर्के का राज्यकाल, सुनहरा गिरोह, गोल्डन हॉर्डेड का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रभावित होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम के निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ। 1257 से 67 बाटू के पुत्र वर्के का राज्यकाल, सुनहरा गिरोह यानी कि गोल्डन हॉर्डे का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रभावित होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। ठीक है। इल खान के विरुद्ध गोल्डन हॉर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ। पोत्र और तुलू के पुत्र का काल 1251 से 60 1258 बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मौके के छोटे भाई हुलेगु के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना। जोचिद और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1258 बगदाद पर अधिकार, अब्बासी खिलाफत का अंत। 1260 पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण। चंगेज़ खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष। चंगेज़ खान के मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त। तोलुई, चगताई और जोची। तोलुई, चगताई, जोची। ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलुई युद्ध में मिल गए। तोलुई, चगताई और जोची, ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलुई युद्ध में मिल गया। तोलुई युद्ध चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य। तोलुई युद्ध चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य। चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में। रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंश यानी पर्यवेक्षक गोल्डन हॉर्ड के नाम से वर्णन करते थे। तोलुई युद्ध चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य। युआन वंश कहाँ था? चीन में, और इल खानी राज्य ईरान का, है ना। चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र तुर्किस्तान में। रूसी स्टेपी क्षेत्र में जो चिद वंश थे उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन हॉर्ड के नाम से वर्णन करते थे। 1260 की घटना है। 1295 से 1304
ईरान में इलखानी शासक गजन खान का शासनकाल, उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इलखानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा। 1295 से 1304 इलखानी शासन, गजन खान का शासनकाल। 1367 में चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ था? 1368 में। 1370 से 1405 तैमूर का शासन। वरलास तुर्क होते हुए उसे चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया। 1370 से 1405 तैमूर का शासन। वरलास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोलू राज्य, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों, चीन को छोड़कर, को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। गुरगेन की उपाधि और शाही दामाद की उपाधि से किसने? तैमूर ने। वरलास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना, किसने? तैमूर। टोल राज्य, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों, चीन को छोड़कर, को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरगेन शाही दामाद उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। 1495 से 1503 जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर किसका वंशज था? तैमूर और चंगेज खान का। फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वहाँ से खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया। 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 1495 से 1530 फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वहाँ से खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर। 1500 जोची के कनिष्ठ पुत्र सिवान का वंशज सैयवानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य। तुरान में सैयवानी सत्ता, सैयवानियों को उज्बेक भी कहा जाता था, जिनके नाम से ही वर्तमान उज्बेकिस्तान नाम पड़ा, को सुदृढ़ किया और क्षेत्र के बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। दोबारा से जोची के कनिष्ठ पुत्र सिवान का वंशज सैयवानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य। तुरान में सैयवानी सत्ता यानी सैयवानियों को उज्बेक भी कहा जाता था। किनको? सैयवानियों को उज्बेक, जिनके नाम से ही वर्तमान में उज्बेकिस्तान का नाम पड़ा, को सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र से बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। 1500 में उज्बेकों को क्या कहा जाता था? सैयवानियों। 1759 चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली। 1921 मंगोलिया का आक्रमण। चंगेज खान के प्रांत मंगोल। मिशन है भाई, बता रहे हैं कि उस समय क्या क्या घटना घटित हुई थी। चंगेज खान की मृत्यु 1227। ओगोदई का शासनकाल। ओगोदई के पुत्र गुयुक का काल। चलो आगे चलते हैं ना। सुनहरा ग्रोह किसके राज्यकाल में था? बाटू के पुत्र वर्के का राज्यकाल। वैसे बाटू, वैसे वर्के का राज्यकाल। सुनहरा ग्रोह का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना। अब है चंगेज खान के प्रांत मुगल। अब कुछ रहा थोड़ी है भाई? नहीं, कुछ नहीं रहा है। ठीक, नहीं, ये पढ़ना है अभी तो अपन को। चंगेज खान के प्रांत मंगोल, ये पढ़ना है।
चल देखते हैं। चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल। चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, वुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, सन 1279, ईरान, इराक, सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेना को बहुत कम विपर्य का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उसके पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल। चंगेज़ खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र, वुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, सन 1279, ईरान, इराक, सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्य का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उसके पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। यद्यपि वियना, ठीक है ना, आवेग 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उसके परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति। जब प्रथम 2 पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज़ खान के वंश की तोलुयिद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। चंगेज़ खान के वंश की तोलुयिद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मौके जो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, मोंके, उसके राज्याभिषेक उपरांत 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, ठीक है ना, मौके। परंतु 1260 के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार हो गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों पर ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय शासक परिवार के सदस्यों के बाद एक मिनट पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे।
इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सत्ताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आई। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। पहली बार में तो कुछ कुछ समझ में आती है यार, एकदम में थोड़ी आती है। पौत्र और तुलु के पुत्र का आकलन, पुत्र का काल 1251 से 60। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ से शुरू करेंगे सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। कितना हो रहा है पाठ? गजन खान का भाषण। यास, चंगेज खान और मुगलों का विश्व इतिहास में स्थान। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।